ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों इसके बारे में तो सुना होगा ना। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि ELSS मेरे हिसाब से पहला माध्यम था म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के लिए। दोस्तों इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत का काम है। हर कोई नहीं कर पाता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स बने। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इतने सारे फंड्स है, इतने सारे स्कीम्स है, उनको एनालाइज करना और उनसे डिसीजन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। दोस्तों ELSS एक स्कीम ऐसा बना जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें, और अगर आप उस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हम आपको टैक्स का भी बेनिफिट देंगे। एक सेक्शन बना, सेक्शन 80C, जिसके आधार पे कई इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइन किए गए। उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट ELSS भी था, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का इनकम आपके लिए डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अभी तक चालू नहीं किया है तो आप ELSS के थ्रू डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा ELSS स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इतने सारे फंड हाउस है, इतने सारे स्कीम्स है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास कि आप सिलेक्ट कर पाए वो सही ELSS फंड जिसमें आप अपना पैसा डाल पाए। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूं शेयर बाजार में कई सालों से और समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों मैंने अपना करियर, जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने चालू किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जहां पर मैं एग्जीक्यूटिव सेल्स था। काफ़ी कुछ समझ में आया इंडस्ट्री के बारे में, और मैंने वो इंडस्ट्री को सन 2001 से आज तक 2021 तक इवॉल्व होते हुए देखा है। और मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं कि ELSS एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने इस इंडस्ट्री की नींव को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प किया है। उसके अलावा दोस्तों लोग जो चाहते थे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, कहीं ना कहीं ELSS ने उनको एक हिम्मत दी इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट देने की कोशिश करूंगा उन फंड्स के जहां पर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये स्क्रीन के सामने देखिएगा, यहां पर स्टॉकेज का स्क्रीन है, web.stockage.com, आपको आपके ऐप पे भी मिल जाएगा। ये यहां पर हमने म्यूचुअल फंड्स को भी ऐड कर दिया है। तो आपको म्यूचुअल फंड के लिए अगर डीप डेटा एनालिसिस करना है तो स्टॉकेज मेरे हिसाब से बड़ा ही अच्छा टूल के रूप में डेवलप हो गया है। इसमें अगर आप क्लासेस में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ELSS बोल के एक कैटेगरी है, ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में और अदर्स के अंदर में। तो जो भी इच्छुक है इसको और समझने में, आप बाकी सारे कैटेगरीज को देखिएगा ज़रूर। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फ्रेमवर्क बना दिया हम लोगों ने। लेकिन चलिए ELSS के अंदर चलते हैं। जब आप ELSS के अंदर गए तो देखिए इतने सारे स्कीम्स हैं जो कि ELSS में प्रोवाइड कर रहे हैं। ELSS के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि 80% से ज़्यादा अगर उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में हो और वो स्कीम डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, तो ये कुछ क्राइटेरिया सेबी ने डिफाइन कर रखी हैं। उसी क्राइटेरिया के आधार पर ये सारे स्कीम्स हैं जो ELSS ऑफर करते हैं। देखिए इस स्क्रीन के अंदर में आपको दिख रहा होगा नाम, जो जो स्कीम है उनका। AUM का मतलब हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने पैसे उस फंड हाउस के पास उस स्कीम में हैं और वो कितने पैसों को मैनेज कर रहा है। जैसे SBI टैक्स एडवांटेज फंड 3, इसमें केवल 26 करोड़, तकरीबन 26 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। उसके अलावा देखिए अगर आप परफॉर्मेंस देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो लास्ट 5 साल का एनुअलाइज परफॉर्मेंस, मेरा मानना है कि अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करें तो एनीवेज ही आप 3 साल का लॉक इन रखते हैं। ये नियम है कि आप ELSS में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 साल का लॉक इन रखना पड़ेगा।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम जोन में, जिस लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में जो फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे हिसाब से आपको उस पर दिमाग लगानी चाहिए। बिकॉज ईएलएसएस एक पैसिव वेल्थ क्रिएटिंग प्रोडक्ट है, उसको आप एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं कंसिडर करेंगे। एसआईपी कर लिया और उस एसआईपी को कंटिन्यू करते जाएंगे, तो जो फंड हाउस हमको लंबी अवधि पे अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसी फंड हाउस पे हमको फोकस करना चाहिए। तो देखिए 5 साल की अवधि में देखें तो एसबीआई टैक्स एडवांटेज ने हमको तकरीबन 25% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, ये एनुअलाइज रिटर्न है। सिमिलरली एसबीआई टैक्स एडवांटेज 3 रेगुलर ने हमको तकरीबन 25% दिया है, क्वांट टैक्स प्लान ने हमको 22% दिया है, और मेरई एसेट टैक्स एडवांटेज फंड ने हमको 22% दिया है। दोस्तों, 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप खुद होमवर्क कीजिए, किसी का सुनिए मत। मैं आपको लिस्ट बोल दूंगा तो ऐसा नहीं है कि आप उसी लिस्ट पे काम करें। आपको स्टॉकेज जब दे दिया है तो आप खुद होमवर्क करके खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया एसेट अंडर मैनेजमेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं फंड्स को सिलेक्ट करें जिनका एक रीजनेबल साइज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि टॉप एयूएम फर्म को आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि टॉप फंड जो होती है वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाती है, बिकॉज इतने पैसे होते हैं वो सही तरीके से उस पैसे को लगा नहीं पाती है। तो एक मॉडरेट साइज फंड को आप अगर सिलेक्ट करें तो आपके बेनिफिट का रहेगा। तो वो कैसे मिलेगा? जब आप ईएलएसएस स्कीम में जाएंगे, यहां पर एयूएम टैब हमने दिया है, या एयूएम टैब में आपको अगर एएमसी वाइज क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा फंड मैनेज करता है, आदित्य बिरला उसके बाद, और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट फंड उसके बाद। अगर मैं स्कीम वाइज जाऊं तो मुझे पता लग रहा है कि एक्सेस का फंड जो है वो 27,000 करोड़ एएलएसएस पे मैनेज करता है, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 13,000 करोड़, निप्पॉन 11,000 करोड़, एसबीआई तकरीबन 9,000 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तकरीबन 8,000 करोड़। इससे एक अपने को आइडिया लग रहा है कि किस तरह के फंड हाउस में आप अपना अगर पैसा पार्क करें तो वो रिलेटिवली सेफर बेट होगा। और ईएलएसएस के अंदर में देखिए सेफ्टी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इज अ मेजर क्राइटेरिया देन अ शॉर्ट टर्म रिटर्न। ओके, एक बार वापस चलते हैं स्कीम्स के ऊपर में। तो अब आप स्कीम्स को परफॉर्मेंस वाइज इवैल्यूएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नियरेस्ट टू अच्छा साइज फंड है वो है मेरई एसेट मैनेजमेंट फंड, जिसने 22% रिटर्न दिया है। अगर मैं इसको क्लिक करूं और इसके अंदर जाऊं तो मुझे एक और पैरामीटर देखना चाहिए, वो है इन्फो में जाके ये कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। आप देखिए मेरई 1.83% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करे, इसका मतलब हर साल वो आपसे 1.83% खर्चा ले रहा है ये पैसा मैनेज करने के लिए, जो अल्टीमेटली आप ही को देना पड़ता है क्योंकि उसका इंपैक्ट एनएवी में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया उस फंड को इवैल्यूएट करने का है, वो है फंड मैनेजर, उसका एक्सपीरियंस। तो मिस्टर नीलेश सुराना इसको मैनेज कर रहे हैं, 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं कि 14 साल का एक्सपीरियंस अगर मार्केट में है और 22% रिटर्न उन्होंने 5 साल में कंपाउंडेड दिया है, तो कुछ तो उनके अंदर में है, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। ये 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर। थोड़ा और नीचे चलते हैं, एक और फंड है कैनरा रोबोक, 1724 करोड़ का ईयूएम है, मैं शायद उतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। उसके बाद है डीएसपी टैक्स सेवर, एक बार इसके अंदर चलते हैं, इसमें इन्फो में देखते हैं 1.85% एक्सपेंस रेशियो विच इज ऑलमोस्ट मेरई के जैसा उनका है। और अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो 12 साल का एक्सपीरियंस है जो फंड मैनेजर है उनकी, और 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मिस्टर चरणजीत सिंह का। तो ये भी एक अच्छा प्रोफाइल का फंड समझ में आ रहा है, बट इनका रिटर्न रिलेटिवली थोड़ा कम है। बट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देखिए रिटर्न को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसमें फंड हाउस, उसका क्रेडिबिलिटी और कितना बड़ा साइज है फंड का, उसको ज़्यादा वेटेज दीजिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि सबसे बड़ा फंड है, मैं तो कहूँगा कि ये तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सचिन तेंदुलकर है। तो अगर आप इनका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 1.61%, मतलब ये कम चार्ज करते हैं। ठीक है, और अगर आप फंड मैनेजर की बात करें तो जिनेश गोपानी जी है जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको मार्केट के अंदर में। तो ये इतना बड़ा फंड है, इनफैक्ट अगर आप इसके शेयर्स की लिस्ट भी देखेंगे कि इसने कहाँ कहाँ पैसा डाल रखा है,
तो मोटा मोटी जो बड़े बड़े कंपनीज है इंडिया के, उन सब में इन लोगों ने पैसा डाल रखा है, और नए नीचे में अगर देखें छोटी कंपनीज में भी पैसा डाल रहे हैं। बट अपेरेंटली दिस लुक्स लाइक अ डिसेंट फंड, अच्छा लग रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसके अंदर में। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं परफॉर्मेंस वाइज, तो देखिए उसके बाद 5 साल का टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस थोड़ा मैटर करेगा, क्योंकि अब ये आदित्य बिरला अगर 14% रिटर्न दिया है, लेकिन मेरे अगर 22% दिया है, तो हम क्यों आदित्य बिरला में डालेंगे, क्योंकि मेरे बाइकिंग क्राइटेरिया मोर और लेस सेटिस्फैक्ट्री है। तो अपने पास क्या क्या फंड आ गए, मेरे ही एसेट मैनेजमेंट, डीएसपी और एक्सेस, ये 3 फंड है जिनके ऊपर में आप ध्यान दे सकते हैं। मेरी ये राय रहेगी कि आप तीनों में या तो इक्विवेलेंट ही कर दीजिए, क्योंकि कोई भी एक फंड पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये हमको टेम्पल्टन ने सिखा दिया है कि कोई भी एक फंड पे हम अपना पूरा पैसा नहीं डालेंगे, बिकॉज इनएफिशिएंसी कहीं से भी आ सकती है। तो ये 3 फंड हाउस है, मेरे, डीएसपी और एक्सेस लॉन्ग टर्म, ये तीनों के अंदर में अगर आप इक्विवेलेंट करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट इन्वेस्ट कर दीजिए, और अगर आप 2 में करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई भी 2 जो आपको थोड़ा कंफर्ट दे, मेंटल पीस दे, कोई भी 2 के अंदर में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे ही प्रॉब्ली अच्छा है क्योंकि फंड अच्छा मैनेज हो रहा है, और मे बी आप एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी को देख सकते हैं बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत कैपिटल है। डीएसपी भी अच्छा है, तो आपके ऊपर है कि ये तीनों में से कोई भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल एनालिसिस, खुद की तरफ से कैसे आप अच्छे फंड्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोग YouTube में या कहीं पर भी आपको फंड के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यही फ्रेमवर्क देख रहे हैं, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती है। आप खुद अगर सीख जाएंगे फ्रेमवर्क, तो किसी भी विवेक बजाज के पास आपको आना नहीं पड़ेगा ये पूछने के लिए कि भाई बता दे कौन सा स्कीम के अंदर में मुझे इन्वेस्ट करना है। अब रही बात प्रोसेस की, इन्वेस्ट करने के प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे कर सकते हैं, और इतने प्लेटफॉर्म्स अब अवेलेबल हो गए हैं जो ज़ीरो कॉस्ट पे भी आपको फैसिलिटी देते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप इन्वेस्ट कर लीजिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न मेरा कोई प्रेफरेंस है, आपको जहां कंफर्ट मिले उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, बिकॉज 1.5 लाख तक का इनकम पे छूट ये कोई बहुत छोटी अमाउंट नहीं है। इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने अच्छे पक्के के बुक्स को, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको और टैक्स फ्री रख के अच्छे से उसको साइज बनाइए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ ये एनालिसिस से आप कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे बारे में लोगों से बात जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।